बेस्ट मार्केटर्स आर मार्केटर्स हु लुक एट डेटा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और ग्रोथ मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? अभी जो मार्केटिंग एजेंसी की इंडस्ट्री है ना, बहुत सैचुरेटेड हो चुकी है। ऐसा लगता है कि हर इंसान को लगता है कि मार्केटिंग उन्हें आती है। हर इंसान को लगता है मार्केटिंग बहुत आसान है। गलत पार्ट इसमें यह है कि लोग लर्निंग लाइक दे स्टार्ट वेरी अर्ली ऑन एंड देन दे फॉरगेट अबाउट लर्निंग। एक हफ्ता मैंने अपने लैंडिंग पेज पर ग्रीन कलर लगा दिया, अगले हफ्ते ब्लू, अगले हफ्ते रेड, और सेम टाइप की तीनों दिन मार्केटिंग करी। We don't make money by selling workshop. I think you used to make money by selling workshops only. You can become extremely good marketer if you start looking at data. Very few people are data driven. Like I've rejected a lot of people, even social media marketers, they didn't know about anything about data. I hope you will like the video and subscribe the channel. Hello उत्तम, welcome to the podcast. Thank you so much. अब मैंने भी ना अपनी जर्नी मार्केटिंग से स्टार्ट करी थी और आई थिंक मेरे बहुत दोस्तों ने मार्केटिंग से स्टार्ट करी थी, तो मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बहुत डीप क्वेश्चंस पूछने के लिए। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आपने एज अ जर्नी अपनी सीए स्टार्ट करी थी, फिर वो ट्रांजिशन उत्तम कैसे आया? लाइक ट्राइंग टू बी अ सीए और सीधा फिर मार्केटिंग आए, पोल्स अपार्ट दोनों चीज। तो यार सीए बना नहीं था मैं, सीए बनने का सोचा था मैंने। सो टिल माय क्लास 12th मेरे पास कॉमर्स थी। सो मैंने सोचा था सीए बनूंगा और सबको बता के रख दिया था कि सीए बनूंगा मैं। बट देन आई वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई गॉट एडमिशन इन एसआरसीसी। आई डिड माय बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम देयर। इट वाज माय ड्रीम कॉलेज। ठीक है। वहां जब गया देन थिंग्स चेंज्ड। Maybe you can ask me questions deeper into that journey, but I'll quickly tell you that जब मैं वहां गया तब मेरे को realize हुआ कि यार there is a life beyond this. So हमारे मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग में क्या होता है, यू आर शोन वेरी लिमिटेड ऑप्शंस कि एक दो चीजें ही आप कर सकते हो, राइट? सो सिंस आई हैड टेकन कॉमर्स तो मेरे को बताया गया था या तो तुम सीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, या तो कुछ नहीं करोगे। ठीक है, तो मैंने सोचा सीए बेस्ट ऑप्शन है। बट जब दिल्ली यूनिवर्सिटी गया सो आई गॉट एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। तब मेरे को रियलाइज हुआ ओ मैनेजमेंट कंसल्टिंग होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता है, मार्केटिंग होता है, ये होता है, वो होता है। And that is when I started exploring, and then there is a story behind it, and then I got interested into marketing. So ऐसे short में if I tell you, that's how that तुम transition कॉलेज में कोई वेंचर या कोई भी स्टार्टअप चालू करने का सोचा हो आपने, मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी या नहीं? हाँ, so अगर ब्रेक डाउन करूं कि what happened actually in my mind, ठीक है, कॉलेज गया and then I got exposed to multiple things कि बहुत सारी चीजें करने को है, and that made me question and think that do I really want to do CA? And I'm glad that I got that question. Lot of times बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, वो कुछ करते हैं, करने के 3-4 साल बाद रियलाइज होता है ये नहीं करना था, है ना? बहुत सारे सीएस भी होते हैं, इंटरमीडिएट पे पहुंच जाएंगे, फाइनल में पहुंच जाएंगे एंड देन रियलाइज होता है ये नहीं करना है। आई एम ग्लैड आई वाज फॉर्चुनेट कि मेरे वो रियलाइजेशन स्टार्टिंग में ही आया। मैंने क्वेश्चन करा कि यार ये क्या मेरे को करना भी है कि नहीं, एंड द आंसर दैट आई गॉट फ्रॉम माई सेल्फ वॉज मैं हार्डवर्किंग हूँ, so maybe I will be able to crack it. I will be able to do it. What crack it? What do it? CA. CA. मेरे को रियलाइज हुआ कि आई एम हार्डवर्किंग इनफ कि मैं मेहनत करूंगा, so I will be able to crack it. But then I realized that कर लूंगा, but will I be happy doing it? Okay. And I thought that 15 years, 20 years doing this, I won't be happy. I don't know where I got that realization, but I'm glad I got it. And then I thought कि नहीं करना है यार। कौन से ईयर में रियलाइज हुआ पर्टिकुलर? I had just gone to Delhi, मतलब कि 18 साल का था। ओके। बस दिल्ली गया ही था। कहाँ से? मैं लखनऊ से। आई एम से। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ। ओके, कूल। सो इट वाज अ बिग चेंज इन माय लाइफ कि लखनऊ से पहली बार बाहर निकलना, वो भी दिल्ली, एंड दैट टू इन द बेस्ट कॉलेज। इट वाज अ लॉट ऑफ शेकअप फॉर मी इन माय लाइफ, क्योंकि in Lucknow so far I was the best, I was doing really well, was studious, पढ़ाई में अच्छा था, मेहनती था। SRCC के वहाँ पे तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल थे। एग्जैक्टली। तो वो रियलाइजेशन आया कि क्वेश्चन करा कि करना है कि नहीं करना है, एंड देन आई थॉट कि नहीं करना है तो अब क्या करना है। बिल्कुल सही कि क्या करना होगा। So, क्योंकि सबको तो बता के रखा था सीए करूंगा और कुछ तो सोचा भी नहीं था। कैसा लग रहा था कि सब लोग बोलेंगे कि अगर मैं अब कुछ और बोलता हूँ करने के लिए, तो उतना ज्यादा दूसरों का सोचा नहीं एक्चुअली। क्यों? क्योंकि गुड थिंग वाज पेरेंट्स का सपोर्ट था कि यू कैन टेक योर डिसीजंस, वो ट्रस्ट था। ओके। तो पहले उतना ज्यादा दूसरों का नहीं सोचा, ग्लैडली आई वाज थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, क्या मैं खुश होऊंगा कि नहीं, एंड देन व्हेन आई गॉट दैट रियलाइजेशन कि नहीं होगा, सो आई थॉट कि अब क्या करूं। सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स।
उस टाइम पे मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग चालू करा, वीडियो एडिटिंग चालू करा, आई स्टार्टेड लर्निंग पब्लिक स्पीकिंग, इवेंट मैनेजमेंट, कैलीग्राफी आई स्टार्टेड लर्निंग. सो आई स्टार्टेड लर्निंग एंड डूइंग थिंग्स, रैंडम थिंग्स आउट ऑफ माय क्यूरियोसिटी. फर्स्ट ईयर में बहुत सारी चीजें ट्राई करने लगा कि यार ट्राई करके देखते हैं, कुछ सीखने मिलेगा. विदाउट हैविंग एनी आइडिया, कोई आइडिया नहीं था ये सब चीजें हेल्प कैसे करेंगी, या सोचा भी नहीं था कि मार्केटिंग में कुछ करना है. सेम बिल्कुल. बस ऐसे ही हाथ पैर मारने लगा, सीखने लगा आउट ऑफ माई क्यूरियोसिटी कि कुछ सीखने मिलेगा, नया सीखने मिलेगा. एंड दैट लेड टू मी गेटिंग इनटू मार्केटिंग. बट जब मैं सीखने लगा, आई स्टार्टेड इन्वॉल्विंग माई सेल्फ इन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स. वो सारी चीजें में इन्वॉल्व हुआ, तो मैं उस प्रोसेस को एंजॉय करने लगा. ठीक है. एंड जब मैंने डिसीजन लिया था कि सीए नहीं करना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन बचे थे. कॉलेज में जो कंपनीज आती थी वो मैनेजमेंट कंसल्टिंग की या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की आती थी. सो मैंने सोचा कि यार अब फाइनेंस में तो कुछ नहीं करना है, ओके मैनेजमेंट कंसल्टिंग ही कर लेते हैं. वही टिल आपके लाइक फाइनल ईयर था उत्तम, आपने कोई इंटर्नशिप या कुछ कराओ कॉलेज में? या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करे थे, बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करा था मैंने, जिससे मेरा एक्चुअली आई गॉट एक्सपोज्ड. जो लोग बोलते हैं ना एक्सपेरिमेंट करो, सो समहाउ आई डिड दैट. उस टाइम तक उत्तम आपको नहीं पता था ये सारी चीजें कैसे आपको हेल्प करने वाली होती है, बस आपने जस्ट जर्नी में कर लिया आगे. आई थिंक अभी तो वो सारी चीजें आपको हेल्प कर रही है. यस ओके. लाइक स्टीव जॉब्स सेड, यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड. तो उस टाइम पे नहीं पता था कैसे हेल्प करेंगी, बट एज आई वेंट इन माय जर्नी एवरीथिंग हेल्प्ड मी. ओके. नेक्स्ट फिर आपने फाइनल ईयर में जॉब के लिए लिया? हाँ, सो फर्स्ट ईयर में ही था, तो मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग की तैयारी करने लगा, पढ़ने लगा उसके बारे में. साइमल्टेनियसली मैं ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग सीख लिया था, तो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करने लगा. फ्रीलांसिंग नहीं, कॉलेज में. सो द गुड पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी इज दैट लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैपन, राइट. तो कॉलेज में ही बहुत सारी चीजें मैं करने लगा. तो मैं एक तरफ मैनेजमेंट कंसल्टिंग पढ़ रहा था, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता था. यूजुअली लोग सेकेंड ईयर से पढ़ना चालू करते थे, मैंने फर्स्ट ईयर से करना चालू कर दिया था, कि बिकॉज मुझे लगता था कि यार मुझे दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. एंड आई ऑलवेज हैड दैट थॉट इन माई माइंड कि आई माइट नॉट बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम. उत्तम, क्यों दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको? यार मैं लखनऊ से आया था, एंड व्हेन आई वेंट टू दिल्ली आई रियलाइज्ड वहां पे जो ऑलरेडी लोग आए हैं, दे आर मोर अवेयर, उनको एक्सपोजर है चीजों का. कूल, उनको पहले से ज्यादा चीजें पता है. तो मैं, मे बी आई एम नॉट द स्मार्टेस्ट पर्सन, बट आई विल बी द हार्डेस्ट वर्किंग पर्सन इन द रूम. वो मैंने सोचा. राइट. सो मैं फर्स्ट ईयर से ही मैनेजमेंट कंसल्टिंग की तैयारी करने लगा, एंड साइमल्टेनियसली ये सारी चीजें कर रहा था. एंड व्हाइल डूइंग बोथ द थिंग्स, आपने मार्केटिंग में सुना होगा A/B टेस्टिंग होता है. तो ये मेरी रियल लाइफ में A/B टेस्टिंग हो गया था, कि मैं ये भी कर रहा था और ये भी कर रहा था. और जब मैं दोनों चीजें कर रहा था, मेरे को रियलाइज हुआ यार कंसल्टिंग भी पढ़ रहा हूँ और ठीक भी है, बट एंजॉय नहीं कर रहा हूँ. कैसे पता चलता है कि क्या मैं एंजॉय कर रहा हूँ या फिर क्या मैं फोर्सफुली कर रहा हूँ? यस, कोई चीज जब आप कर रहे होते हो ना, आपको रियलाइज होता है कि आप एक फ्लो स्टेट बोलते हैं ना, कि आपको टाइम का अंदाजा नहीं रहता है. आपको जो आपकी मेहनत होती है, हार्डवर्क होती है, वो हार्डवर्क नहीं लग रहा होता है, मजा आ रहा होता है. राइट, मजा आ रहा होता है. आपको 8 से 12 घंटे काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होती है. जब वो सारी चीजें आपको फील होंगी, तो आपको रियलाइज हो जाएगा यार दिस इज समथिंग आई एम रियली इंटरेस्टेड इन. राइट. सो दोनों चीजें कर रहा था, मैनेजमेंट कंसल्टिंग भी. तो मैं घड़ी देख के पढ़ता था कि करना है, वही ऑप्शन है. बट दोनों चीजें करते करते रियलाइज हुआ ये प्रोसेस कर रहा हूँ और ये प्रोसेस कर रहा हूँ, इस प्रोसेस में मैं एंजॉय कर रहा हूँ मार्केटिंग और ये सारी चीजें करते हुए. सो फिर मैंने मैनेजमेंट कंसल्टिंग वाला ऑप्शन भी हटाने का सोचा अपने दिमाग से, पर एक डर आया दिमाग में, क्या करूंगा फिर, अब क्या करूंगा, क्योंकि कॉलेज में तो सिर्फ वही कंपनीज आती हैं, एंड आई कम फ्रॉम ए बिजनेस बैकग्राउंड. मेरे कुछ फैमिली में कोई फादर या फिर भाई बहन कोई जॉब वगैरह नहीं करते, रेफर कर दे, कॉर्पोरेट कनेक्शंस नहीं थे. तो मैंने सोचा फिर मैं अपॉर्चुनिटीज कहाँ से ढूंढूंगा, क्या करूंगा. तब मैंने लिंक्डइन पे मैंने सोचा अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद बनानी पड़ेंगी. सो आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन लिंक्डइन, एंड देन आई थॉट कि यार कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लूंगा. एक साल के एंड तक, बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि कुछ तो फिगर आउट कर लूंगा. ठीक है. तो मैंने मैनेजमेंट कंसल्टिंग वाला भी ऑप्शन हटाया और सोचा यही करना है, कुछ फिगर आउट कर लूंगा. ठीक है. सो दैट्स हाउ आई गॉट
started with marketing. फिर जॉब वगैरह नहीं ली फिर कॉलेज? So second year में ही I was there. I started doing some freelancing projects, did couple of social entrepreneurial ventures जिसमें बहुत सारा marketing करा, PR करा, branding करा, वो सारी चीजें करी. And then I started working with Vaibhav. Vaibhav सेकेंड Sesenti. ईयर से ही? Yes. वैभव कहाँ था जब? So he was in Mumbai at that time. ओके, So I met him online. ऑनलाइन अप्रोच? ऑनलाइन ही. एंड वी स्टार्टेड वर्किंग. उस टाइम पे कोविड हो गया था एंड कोविड ही चल रहा था. तो जब से ग्रोथ स्कूल चल रहा था या नहीं, क्या करा? एक्चुअली आई हैव बीन विद वैभव इवन बिफोर ग्रो स्कूल स्टार्टेड. सो लाइक like- नॉर्मल आपने कनेक्ट कर लिया था वैभव से ऐसे, हाँ, जैसे हर यस, बंदों के साथ? ठीक है. आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम जस्ट पार्ट टाइम ऐसे ही, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा था और कुछ ना कुछ चुल रहती थी कुछ ना कुछ करने की. आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम एंड वहां से. सो बिफोर दैट आई हैड डन अ लॉट ऑफ क्रिएटिव साइड ऑफ मार्केटिंग. सोशल मीडिया हो गया, ब्रांड हो गया, एंड देन आई वाज वेरी क्यूरियस अबाउट ग्रोथ side. ओके. Then I started learning and got into growth marketing, growth hacking, and वैभव के साथ काफी काम करा. And then after doing that for a couple of months, we started Grow School. उत्तम, मुझे ना एक चीज समझ नहीं आती, ग्रोथ का मतलब क्या होता है एक कंपनी की? जो बंदा ग्रोथ संभालता है, क्या क्या एस्पेक्ट्स वो देखता है, क्या कैसे वो फ्लो चलता है? मुझे ना ग्रोथ वाला सेगमेंट इलैबोरेट करके दो आप. So growth actually काफी ब्रॉड वर्ड है एंड इसका मतलब डिपार्टमेंट वाइज, पर्सन वाइज चेंज भी हो सकता है. जैसे फॉर अ सेल्स पर्सन सेइंग कि मैं ग्रोथ हैंडल करता हूँ फॉर सेल्स, सो उसका सिर्फ फोकस रहेगा कि रेवेन्यू कैसे आए, कैसे ज्यादा कस्टमर को भेजें. बट यहाँ पे मैं जो ग्रोथ एस्पेक्ट कर रहा हूँ वो मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ग्रोथ मार्केटिंग, ग्रोथ हैकिंग के कॉन्टेक्स्ट में. सो आई रिस्ट्रिक्ट माय एक्सप्लेनेशन टू दैट मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट ओनली, राइट? सो ग्रोथ यहाँ पे मतलब है, ग्रोथ फॉर ए स्टार्टअप, फॉर ए बिजनेस इज हाउ डू यू एक्वायर मोर कस्टमर्स एंड हाउ डू यू मेक मोर रेवेन्यू फ्रॉम दोज कस्टमर्स, राइट? इन वेरी सिंपल टर्म्स आई एम सेइंग. मतलब जितनी मार्केटिंग हो रही है उसकी और ग्रोथ बढ़ जाए टाइप ऑफ, ऐसा कुछ या नहीं? मतलब जो मार्केटिंग की फनल हमारी चल रही है, जो रोज का प्रोसेस चल रहा है, उसको और इम्प्रोवाइज करना, ऐसा कुछ कहना चाहते हो आप या नहीं? अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं कि एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और ग्रोथ मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, दैट विल एक्सप्लेन इट बेटर. हाँ जी. सो एक ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटर जो होता है उसका मोस्टली काम होता है अवेयरनेस एंड एक्विजिशन पे फोकस करना. एक ग्रोथ मार्केटर का काम उससे ज्यादा होता है. उसके लिए मैं एक बार फनल बताता हूँ. ग्रोथ फनल क्या होती है? तो ग्रोथ फनल के 6 स्टेप होते हैं. सबसे पहले, एंड इसी फनल में, इसी सीक्वेंस में एक कस्टमर फ्लो करता है. सबसे पहले उसकी अवेयरनेस होती है, फिर एक्विजिशन होती है, फिर एक्टिवेशन होता है, फिर रेवेन्यू होता है, रिटेंशन होता है और फिर रेफरल होता है. ये 6 स्टेप होते हैं, ठीक है? अब एक डिजिटल मार्केटर जो होता है वो पहले 2 स्टेप पे फोकस करता है कि एक कस्टमर, नए कस्टमर को मेरे बिजनेस के बारे में पता चल जाए एंड मैं उसको एक्वायर कर लूं, ठीक है? इतना. एक ग्रोथ मार्केटर पूरी फुल फनल के बारे में सोचता है कि फ्रॉम द टाइम एक कस्टमर को कैसे मेरे ब्रांड के बारे में पता चल रहा है, कैसे मैं एक्वायर कर रहा हूँ, कैसे मैं उसको रिटेन कर रहा हूँ, कैसे उससे पैसा बना रहा हूँ एंड कैसे उस कस्टमर से और कस्टमर को पता चल रहा है, वापस उस कस्टमर को रिवाइव कर रहा हूँ टाइप. यस. और वो कस्टमर कैसे दूसरों को रेफर कर रहा है. तो एक जो ग्रोथ मार्केटर होता है वो फुल फनल के बारे में सोचता है, पूरे फनल के बारे में. एक डिजिटल मार्केटर होता है वो सिर्फ अवेयरनेस एंड एक्विजिशन के बारे में सोचता है. यस, 2 चीजों, 2 लेवल पे सोचता है. और ग्रोथ मार्केटर पूरा सोचता है. आपने बताया 2 टर्म्स यूज करी, ग्रोथ मार्केटर, यस, ग्रोथ हैकिंग. यस. अब इन दोनों के बीच में क्या अंतर Yes, होता है? growth marketing is a bigger umbrella and growth hacking is one part of it. ओके. So growth hacking is about using tactics and a process of experimentation to find ways that can give you hockey stick growth. ग्रोथ फिर से बताना आप उत्तम. So मेरा कहने का मतलब है कि ग्रोथ मार्केटिंग के अंदर एक सेट है ग्रोथ हैकिंग, ठीक है, जो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है? डेटा ड्रिवन एक्सपेरिमेंट करते हो जिससे आपको एक आइडिया या कुछ चीजें पता चल जाएं जिससे आपकी बिजनेस का हॉकी स्टिक ग्रोथ हो. हॉकी स्टिक ग्रोथ होता है ऐसे, फिर एकदम से. ओके, ठीक है? आप हैक्स ढूंढने की कोशिश करते हो और वो पता कैसे चलते हैं उसके लिए आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हो. और इस
ये एक्सपेरिमेंट्स वेग एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते, ये डेटा ड्रिवन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि आप 10 चीजें ट्राई करोगे, उसमें से 9 चीजें फेल हो जाएंगी, बट एक चीज ऐसी चमकेगी दैट कैन ग्रो योर बिजनेस लाइक एनीथिंग। ओके, वो तो मेरे को ना एक और डीप क्वेश्चन पूछना है आपसे। जैसे मान लो कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी है, वो मार्केटिंग में एक्सपेरिमेंट करती होगी। अब ना उस एक्सपेरिमेंट की एनालिसिस कैसे करूंगा मैं? मान लो अगर मैं कोई कंपनी चलाकर कोई मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ एज अ मार्केटिंग, मान लो कि मैं रील्स ही अपलोड करना चालू करता हूँ और वो मान लो कि फेल हो गई चीज अगर, तो मतलब मैं उसको कैसे एनालाइज करूंगा? शायद मैं अच्छे से क्वेश्चन प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, बट आई होप आप समझ लो कि उस जो मार्केटिंग मेरी फेल हुई ना, उसको एनालाइज कैसे करूंगा जो मैं ऐसी दोबारा चीज रिपीट ना करूं। करेक्ट, आप समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर लाइक शूज का मैं ब्रांड बेच रहा हूँ तो थोड़ा समझाओ। हाँ जी। यस, सो आपका क्वेश्चन ये है कि कैसे कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी या कोई भी मार्केटिंग की चीज को हाउ डू यू कंक्लूड वेदर इट इज अ सक्सेस और अ फेलियर, एंड इफ इट इज अ सक्सेस देन यू विल डू इट मोर, इफ इट इज अ फेलियर यू विल नॉट रिपीट इट, हाउ डू यू डू दैट? क्या दैट स्टार्ट्स विद ट्रैकिंग, ठीक है? सो देयर इज अ सेइंग दैट इज that if you can measure something you can improve that, okay? If you don't measure anything you will not improve, like if you measure in terms of, in general I am saying, okay, if you can measure anything you will be able to improve it. मतलब if you start measuring how much protein you are taking or calorie you are taking you will be able to improve it because आपको पता होगा where you are right now and where you have to go, right? Same basic वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिमिलरली मार्केटिंग में भी वही अप्लाई होता है। यू हैव टू स्टार्ट ट्रैकिंग एवरीथिंग। जब आप हर चीज को ट्रैक करोगे और उसका डेटा आपके पास आएगा तभी आप उसके बेसिस पे डिसीजन लोगे कि ये सक्सेस है कि फेलियर है, ओके? ठीक है, सो स्टेप 1 यू हैव टू ट्रैक एवरीथिंग, राइट? इफ यू आर फॉर एग्जांपल एग्जांपल से अच्छा समझ आएगा या यस, फॉर एग्जांपल रील का आपने बोला, ठीक है? सो व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक अ शीट एवरी पोस्ट दैट इज गोइंग, राइट? उसमें मेरा यहाँ पे मेरे को अलग से कुछ गूगल एनालिटिक्स या ट्रैकिंग सेटअप करने की कुछ जरूरत नहीं है, मेरे को डेटा कलेक्ट करना है। हमें मार्केटिंग में या बिजनेस में आपको डिसीजन डेटा बेस लेना चाहिए, नॉट इंट्यूशन बेस्ड। डेटा इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, डेटा इज नेवर रॉन्ग, राइट? ट्रस्ट डेटा ओवर योर इंट्यूशन, ठीक है? सो अब डेटा चाहिए, अब डेटा के लिए आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? सो सबसे पहले आप कुछ भी मार्केटिंग में करते हो आप ट्रैकिंग सेटअप करो सो दैट आप उसको डेटा आपको मिले, ठीक है? दैट इज स्टेप 1 वाज सेटिंग अप ट्रैकिंग, स्टेप 2 वाज getting the data and looking at data, third step 3 is making decision and understanding the data, ठीक है? ठीक है? यहाँ पे रील का एग्जांपल लेते हैं। रील के केसेस में आपने एक शीट है आपका, वहां पे आपका हर कंटेंट का डेटा लिखा हुआ है कि कितने आपके व्यूज आ रहे हैं, कितने सेव्स आ रहे हैं, कितने शेयर आ रहे हैं, ठीक है? जो भी मेट्रिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मेरे लिए व्यूज, सेव्स एंड शेयर इंपॉर्टेंट है, वो शीट पे लिखा हुआ है। ऐसा आप 30 दिन तक लिख रहे हो हर कंटेंट का। 30 दिन के या 7 दिन के, हर 7 दिन में, हर 30 दिन में आप देखोगे कि व्हाट इज बेसिस ऑफ डेटा कि कौन सा रील परफॉर्म किया है, कौन सा नहीं किया है, ठीक है? आप रैंक करोगे, कर दोगे उसको मोस्ट व्यूज, मोस्ट सेव्स एंड शेयर के अकॉर्डिंग, उससे आपको पता चल जाएगा क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, एंड बेसिस ऑफ दैट यू विल टेक अ डिसीजन कि ये अच्छा जा रहा है, ये अच्छा नहीं जा रहा है। बहुत बेसिक चीज नहीं है ये, मेरे को लग रहा है, मतलब बहुत बेसिक है। यस, ये बहुत बेसिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ऐसे ही हर उसमें होता है मार्केटिंग में। फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है? कि फॉर एग्जाम्पल मैं पहले एक चला रहा था मेरा मार्केटिंग फनल कि जिसमें इंसान ऐड देख रहा था, लैंडिंग पेज पे आ रहा था, जिसमें मैंने एक वर्कशॉप प्रमोट करा है एंड दैट्स इट, ठीक है? ये मेरा एक फनल था। दूसरा मेरा एक फनल था जिसमें लोग आ रहे थे, ऐड दिखाया, वो ई बुक, उन्होंने फ्री ई बुक के लिए साइन अप करा, लीड मैग्नेट के लिए, उसके बाद वो वर्कशॉप पे गए, हाँ, ठीक है? अब मेरे को देखना है कि व्हाट इज कन्वर्टिंग बेटर। सो सबसे पहले मैं ट्रैकिंग सेटअप करूंगा, ठीक है? सो दैट मेरे को पता चले, सो दैट आई कैन ट्रैक कि कितने लोगों ने ऐड देखा, कितने लोग लैंडिंग पेज पे आए, कितने लोगों ने क्लिक करा, ठीक है? ट्रैकिंग सेटअप करूंगा। उसके बाद मैं अपनी मेट्रिक्स डिफाइन करूंगा कि भाई इन दोनों एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट ए, एक्सपेरिमेंट बी में मेरे को क्या क्या मेट्रिक्स देखनी है। मेरे को देखना है मेरा लैंडिंग पेज व्यू टू परचेज कितना है, या एड को कितनों ने देखा और लैंडिंग पेज पे कितना है,
ठीक है, एड व्यू टू एलपीवी मेरा एक मेट्रिक हो गया, Okay. लैंडिंग पेज व्यू टू चेकआउट कितना है, और मेरा कॉस्ट पर लीड कितना आ रहा है। ठीक है, मैंने मेट्रिक्स डिफाइन करे और दोनों एक्सपेरिमेंट में मेट्रिक डिफाइन करे, और फिर ये एक्सपेरिमेंट मेरा 7 दिन तक चला। ओके 7 दिन बाद मैंने डेटा पॉइंट देखे कि इसमें क्या नंबर्स आ रहे थे और इसमें क्या नंबर्स आ रहे थे, और उसके बेसिस पे, नंबर्स के बेसिस पे मैं डिसीजन लूंगा कि यहाँ पे मेरा बेटर परफॉर्म करा या यहाँ पे। मेरी कॉस्ट पर लीड जो प्राइमरी मेट्रिक था, मेरी कॉस्ट पर लीड की एक लीड को अकार करने में किधर पैसा कमा रहा है, मेरा प्राइमरी गोल पता करना वो था। ठीक है ठीक है, तो 7 दिन बाद मैं देखूंगा कि इस फनल में और इस फनल में मेरी कॉस्ट पर लीड क्या आ रही है, उसके बेसिस पे मेरे को पता चल जाएगा। वो तो मुझे दो चीजें समझ आई है। पहली बात तो जैसे तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ना कि उसको कैसे कंक्लूड करना है कि वेदर इट इज अ सक्सेस और फेल, हमें ना शायद उसको ब्रेक डाउन करके एनालाइज मेरे को करना पड़ेगा, उसको एक एक चीज ब्रेक कर कर कि ऐसे ये चीज करी, जैसे आपने रील्स में बोला उसमें व्यूज शेयर कौन सी मोस्ट व्यू गई, वो मेरे को लगता है कि सही तरीका है। यस या नो? देखो, मैंने ब्रेक डाउन करा आपको प्रोसेस। सबसे पहले यू हैव टू ट्रैक थिंग्स, डिफाइन मेट्रिक्स कि कौन सी मेट्रिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे रील के केसेस में मे बी लाइक्स एंड कमेंट्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट मेट्रिक, कौन सी मेरी डिसीजन मेकिंग मेट्रिक है, किस मेट्रिक पे मेरा डिसीजन डिफाइन करेगा, डिसीजन मेकिंग मेट्रिक्स। हाँ, तो मैंने मेट्रिक्स डिफाइन करी कि मेरे लिए सेव और शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने चाहिए, मैं रील बनाऊंगा। हाँ, ठीक है, तो वो तुम्हारे एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट वो मेट्रिक अलग होंगी। जैसे दूसरे एग्जांपल में मैंने बताया कि मेरे लिए कॉस्ट पर लीड इंपॉर्टेंट था, मेरे लिए लैंडिंग पेज और ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, मैंने मेट्रिक डिफाइन करे, उस मेट्रिक को मैंने ट्रैक करा। ठीक है, अब जब मैं ट्रैक करूंगा मेरे पास सामने डेटा होगा, तो डेटा के बेसिस पे मैं डिसीजन लूंगा कि व्हाट इज वर्किंग व्हाट इज नॉट। ओके ओके कूल उत्तम। उसके बाद क्या हुआ फिर स्टार्टिंग, फिर सेकेंड ईयर में यू मेट वैभव, आपने स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी चीजें वेंचर स्टार्ट करे, इनिशियलाइज करे, फिर उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम। इट वाज कोविड, ही स्टार्टेड हिज लिंक्डइन वर्कशॉप and I met him there only. I was in batch 1, right? And then I cold outreached him, like we had a conversation and we started working together, and I started helping him build that LinkedIn workshop end to end. Like there was only like two of us. There was Vaibhav and there was me. So both of us were hustling and trying to scale that and doing a lot of experiments. A lot of hustle was going on. सेकेंड ईयर में थे आप? हाँ, so वो चल रहा था, and while doing that हमको रियलाइज हुआ कि ये मॉडल जो है पढ़ाने का, दैट इज वर्किंग रियली वेल। ठीक है, जिस तरीके से वी वर टीचिंग पीपल इन लिंक्डइन वर्कशॉप, द कंप्लीशन रेट्स वर थ्रू द रूफ, लोग कंप्लीट कर रहे थे, लोगों को रिजल्ट्स आ रहे थे, पीपल वर एंजॉयिंग इट, इट वाज इम्पैक्टिंग पीपल, इट वाज ग्रोइंग, सब कुछ सही हो रहा था। सो दैट गिव द आइडिया कि व्हाई इज इट वर्किंग, कुछ तो है, मतलब ये तरीका हमारा काम कर रहा है, एंड दैट गिव द आइडिया ऑफ ग्रो स्कूल। अच्छा, वहां से आइडिया आया कि ओके, अगर ये काम कर रहा है ऑन वन टॉपिक, से लाइक लिंक्डइन, क्या हम इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं और टॉपिक्स पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अदर अलग टॉपिक्स पे। से लिंक्डइन एज ए टॉपिक काम कर रहा था वो तरीका पढ़ाने का, क्या उसी तरीके से हम अदर टॉपिक्स पढ़ा सकते हैं, से यूएक्स डिजाइन, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, नो कोड, यूट्यूब, अलग अलग टॉपिक्स को हम उस तरीके से पढ़ाएंगे, काम करेगा कि नहीं। तो उससे आइडिया हमारा आया कि ओके, लेट्स स्टार्ट ग्रो स्कूल एंड वैलिडेट इट। वैलिडेट मतलब? वैलिडेट करना मतलब टेस्ट करना। सो हाइपोथेसिस, हमारी अजम्पशन ये थी कि ये काम कर रहा है लिंक्डइन पे, क्या हम इसको 5 तरीके से 5 और टॉपिक पे ट्राई करेंगे, क्या वो भी काम करेगा? ठीक है, क्वेश्चन मार्क था। अगर वो काम करेगा देन इट इज अ स्केलेबल बिजनेस, तो ये बिजनेस बन सकता है। अगर नहीं करेगा तो ये एक साइड हसल जैसा एक टॉपिक पे रह जाएगा। उस टाइम फ्री वर्कशॉप्स हो रही थी? फ्री वर्कशॉप नहीं थी, पेड वर्कशॉप थी, 500 रुपए की वर्कशॉप थी। पीपल यूज्ड टू कम, एक्सपीरियंस इट फॉर 5 days and then upsell used to happen. और वहां आप एज अ मार्केटिंग हेल्प करते थे वैभव को? yes. ठीक है, तो सेकेंड ईयर तो आपका उसमें हो गया। एंड उसके बाद वन फाइन डे रात के 2 बज रहे थे एंड वी बोथ वर ऑन जूम कॉल एंड ही सेड कि यार आई हैव गॉट दिस आइडिया ग्रो स्कूल करके, एंड इसको बनाना है, तो हमको अपना हाइपोथेसिस वैलिडेट करना पड़ेगा। सो हमने किसी को नहीं बताया कि ये स्टार्ट कर रहे हैं, आप दो थे शांति से स्टेल्थ मोड में। स्टेल्थ मोड है कि बिना किसी को बताए, राइट, अंडर द कवर, बिना किसी को अनाउंस करे हमने ये वैलिडेट करना चालू करा, टेस्ट करना चालू करा। ठीक है, एंड नेक्स्ट 5 months
हमने टेस्ट करा कि ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, एंड आफ्टर 5 मंथ्स वी रियलाइज्ड ये काम कर रहा है, क्योंकि हमारी अजम्पशन ये थी, क्या लिंक्डइन काम करा क्योंकि वैव का पर्सनल ब्रांड था, क्या लिंक्डइन काम करा बिकॉज वो टॉपिक अच्छा था। अगर वो इसलिए काम कर रहा था तो फिर ये बिजनेस नहीं बन पाएगा, तो फिर ये टॉपिक पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, खाली लिंक्डइन हो पाएगा। बट देन हमने कहा कि टेस्ट करते हैं इसको, अलग अलग टॉपिक्स टेस्ट करेंगे। हमने यूएक्स डिजाइन का वर्कशॉप चालू करा, परफॉर्मेंस मार्केटिंग का, नो कोड का, यूआई डिजाइन का, 5 महीनों में। हाँ, अगले 5 महीनों में। एंड उनमें भी काफी अच्छे नंबर्स आ रहे थे, उसमें भी पीपल वर गेटिंग लॉट ऑफ वैल्यू, दे वर लर्निंग एंड इट वाज कन्वर्टिंग रियली वेल। सो उससे हमको कॉन्फिडेंस आया, ओके दिस कैन बी अ गुड बिजनेस, ठीक है। सो अब तक दिसंबर हो गया था, जनवरी हो गया था, देन आई हैड मूव्ड टू मुंबई, आई वाज स्टेइंग विद वैभव इन मुंबई इन हिज फ्लैट। कॉलेज इट वाज ऑल रिमोट एंड अच्छा, पूरे कॉलेज ड्यूरेशन में मेरी अटेंडेंस 5% से भी कम होगी। मतलब कि कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, ओके, उसके बाद क्लासेस कभी अटेंड करने नहीं गया, मैं बाकी सारी चीजें करता था, ठीक है। बिकॉज मेरे को रियलाइज हो गया था मेरी लर्निंग और मेरी ग्रोथ क्लास के बाहर होगी, क्लास के अंदर नहीं होगी। हम भी यहाँ बैठ के यही कर रहे हैं अभी। सो इसीलिए मैं क्या एग्जाम में एक दिन पहले 2 दिन पढ़, तो वो तुम पास आउट हो चुके थे आप जब तक, 3rd ईयर आपका? नहीं, ठीक है, वो चल रहा था, वो चल रहा मतलब वो मेरे लिए कुछ वो फोकस नहीं था, बिकॉज मैं ज्यादा सीख रहा था करके, एंड एग्जाम देके मेरे को उतना कॉन्फिडेंस था कि मैं निकाल लूंगा। पेरेंट्स वगैरह? नहीं, उनको कभी नहीं कुछ, दे नेवर इंटरफेयर्ड इन व्हाट आई वाज डूइंग, कूल। क्योंकि आई वाज ऑलवेज डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, मैं कुछ सीख रहा था, कुछ करने की कोशिश कर रहा था, आई वाज नॉट लाइक डूइंग टाइम पास एंड वेस्टिंग माय टाइम एनीवेयर। एग्जैक्टली। उत्तम, चलो ये वाली ना वैभव वाली, इसके बाद मुंबई शिफ्ट हुए करा, कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले अभी जो मार्केटिंग एजेंसी की इंडस्ट्री है ना, बहुत सैचुरेटेड हो चुकी है। मैं देख रहा हूँ हर बंदा ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग सीख कर तीसरा दिन अपने मार्केटिंग एजेंसी खोल लेते हैं, वो 2 बंदे हायर कर लेते हैं, क्लाइंट्स उठाने लगते हैं। मतलब बहुत ही गलत चल रहा है मेरे पर्सपेक्टिव से। तो आप क्या कहना चाहोगे इसमें? So you are saying it has got saturated in the perspective of agency and freelancing? एजेंसी में मतलब हर बंदा अपने आप को क्यों सोशल मीडिया मार्केटर बोल रहा है वो? यार मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को लगता है कि मार्केटिंग उन्हें आती है, हर इंसान को लगता है मार्केटिंग बहुत आसान है, इस वजह से लाइक दे आर एबल टू क्विकली जंप टू इट। मतलब ऐसा किसी के दिमाग में नहीं आता है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस, बिकॉज वो रेगुलेटेड है, या फिर कोई और फील्ड हो गया उसमें नहीं। मार्केटिंग इतना लोगों ने सुन लिया है आउट देयर, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, हर इंसान जो सुनता है उसको लगता है कि मैं तो आता है मेरे को, दिस इज वेरी इजी। सो हर इंसान इज ट्राइंग टू गेट टू लर्न इट एंड मेक मनी आउट ऑफ इट, लगता है कि दैट इज द इजीएस्ट वे। सो दैट इज व्हाई यंग पीपल आर ट्राइंग टू लर्न इट, व्हिच इज ट्रू आल्सो, कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, लो बैरियर टू एंट्री, हर इंसान सीख के अच्छा खासा पैसा बना सकता है। यू नो व्हाट उत्तम, मेरे को लगता है ना, टू इनिशिएट देयर जर्नी करना चाहिए ये, फिर आगे जाकर पिवट कर लो कुछ अच्छा। करेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक इट्स गुड, लो बैरियर टू एंट्री है, बहुत सारी स्किल सीख सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग एंड इंडिपेंडेंटली कुछ कर सकते हो। प्रॉब्लम तब आती है, गलत इसमें केवल एक पार्ट है, जब लोग अननेसेसरी, प्रॉब्लम इसमें तब आती है, गलत पार्ट इसमें यह है कि लोग लर्निंग, like they start very early on and then they forget about learning and just focus on earning. मतलब there has to be balance, like when you are early on in your career you have to balance and focus on learning as well as earning. Exactly. Right, मतलब I will not say you just learn and don't earn, right, it has to be a balance. गलती तब होती है जो लोग बिल्कुल भी सीखना छोड़ देते हैं और सिर्फ सोचते हैं कि यार 2 लोग हायर करके आर्बिट्राज मॉडल क्रिएट कर लेते हैं कि मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट उठाया, हाई पेइंग, एंड इधर से 2 फ्रीलांसर ये काम उठाए, करेंगे, उनसे सस्ते में काम करवाया, बीच में पैसा खा लिया। मतलब you can make quick money, but long term में you will not have skills and like you won't be able to grow after a certain. उत्तम, अगर कोई बंदा इस लूप में फंस चुका है, ही इज अ सोशल मीडिया मार्केटर और उसके पास फ्रीलांसर्स हैं, उसके पास खुद की कोई स्किल नहीं है, हायर करता है वो क्लाइंट्स और उनसे काम करा लेता है, आपकी पर्सपेक्टिव से ग्रोथ नहीं हो पाएगी अप टू एन एक्सटेंड, अब क्या करना चाहिए उसे? सबसे पहले सीखना चालू करो, मतलब कि ठीक है 1-2 क्लाइंट से तुम्हारा पैसा आ रहा है, आने दो, बट सिर्फ वही मत करो,
start learning. Hmm. Start learning as much as you can, and if you are already earning, then put some money, invest ठीक है. in your learning. Try to get mentorship, try to do courses, just focus on learning. Whatever is your interest area, it could be copywriting, it could be social media marketing, it could be influencer marketing, growth marketing. कुछ भी एक चीज पकड़ो, सीखो, बहुत ज्यादा सीखो. अभी आप ग्रोथ स्कूल के कोहोर्ट्स को कैसे मार्केटाइज करते हो? ग्रोथ स्कूल के कोहोर्ट्स को कैसे मार्केट करते हैं? सो सबसे पहले वी फोकस ऑन क्रिएटिंग रियली गुड प्रोडक्ट्स. सो ईच कोर्स इज अ प्रोडक्ट इन इटसेल्फ फॉर अस, और हम बहुत ज्यादा एफर्ट एंड बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं वो कितना अच्छा हो सके, कितना वैल्यू ड्रिवन हो, राइट? अ गुड मार्केटिंग कैन नॉट सेव अ बैड प्रोडक्ट, राइट? कितनी भी अच्छी मार्केटिंग कर दो, लो प्रोडक्ट खराब होगा तो वो नहीं काम करेगा. तो सबसे पहले तो हम फोकस करते हैं कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाए जो लोगों की एक्चुअली में नीड सॉल्व करता हो, उनको हेल्प करे, उनको प्रैक्टिकल एजुकेशन दे, जो हम करना चाहते हैं वो हो. ठीक है, सबसे पहले तो आपको शादी.com का फाउंडर पता है? अनुपम. उसने बोला था कि बेस्ट प्रोडक्ट नेवर विंस. So what is the complete sentence? उसने ऐसे बोला था ना कि मतलब हमेशा बेस्ट प्रोडक्ट नहीं जीतता, उसकी बेस्ट एग्जीक्यूशन जीतती है. So what he meant was कि ideas don't win, execution win, right? So that is true. I also say this a lot. Ideas are worth nothing. You can tell me the best of the idea, but it is worth nothing. I'll go and execute even less good idea or even less superior idea, and that will be better. So execution is important. That is what he meant, Okay. right? But प्रोडक्ट जो भी आप वैल्यू दे रहे हो, इट हैज टू बी गुड. मतलब आप कुछ बेकार सा, फॉर एग्जांपल आपकी सर्विस बहुत बेकार है, आपका प्रोडक्ट बहुत बेकार है, बट आप मार्केटिंग कर रहे हो उसकी, तो इट वोंट हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म. सो फर्स्ट इज वी फोकस ऑन बिल्डिंग अ ग्रेट प्रोडक्ट. उसके बाद वी फोकस ऑन मार्केटिंग. एंड हाउ डू वी डू इट? वी फोकस अ लॉट ऑन फनल क्रिएशन. हमारा ऑफर अच्छा होना चाहिए, हमारे एड्स अच्छे होने चाहिए, हर सेगमेंट जो भी इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग का, वी फोकस ऑन दैट. एंड उसको, एंड हमारा जो मार्केटिंग का अप्रोच रहता है वो काफी डेटा ड्रिवन रहता है, काफी ROI फोकस्ड रहता है, ग्रोथ सेंट्रिक होता है. मतलब जैसे मैं बता रहा था कि हम हर चीज को मेजर करते हैं, हर चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. एंड या दैट्स हाउ वी डू इट. एक लिंक्डइन वर्कशॉप लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको डीकोड करते हैं कि पहले प्रोसेस से क्या मार्केटिंग रहती है, स्टेप 2, स्टेप 3, फाइनल स्टेप. यस. सो सबसे पहले विल हैव टू क्रिएट अ ग्रेट प्रोडक्ट, अ वर्कशॉप एंड अ कोर्स. वो बनाए, उसके बाद विल स्टार्ट वर्किंग ऑन लॉन्चिंग इट. लॉन्चिंग पहले हम थोड़ा स्मॉल स्केल पे लॉन्च करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं अगेन, कि फीडबैक मिलता है, उससे आइटरेट करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, उसके बाद स्केल करते हैं. सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर मेकिंग अ कोर्स? उसके बाद वी वर्क ऑन क्रिएटिंग एसेट्स टू लॉन्च इट. एसेट मतलब मेरे को एक लैंडिंग पेज चाहिए, मेरे को कुछ एड्स चाहिए, ठीक है? सो वी वर्क ऑन बिल्डिंग अ लैंडिंग पेज, लॉट ऑफ एड्स, and then we launch it on paid marketing on Facebook ads and Instagram ads. We launch on paid ads. We do couple of workshops, couple of cohorts, couple of batches, and स्मॉल स्केल पे करते हैं. उसको एकदम से ग्रोथ फेज में नहीं लेके जाते हैं, स्मॉल स्केल पे करते हैं. उससे हमें बहुत सारा फीडबैक मिलता है कि क्या लोगों को अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, क्या इंप्रूव हो सकता है. उसके बेसिस पे हम ऑप्टिमाइजेशंस करते हैं. एंड जब वो होता है, लॉट ऑफ टेस्टिमोनियल्स वी गेट कि लोगों को एक्चुअली में हेल्प हो रहा है कि नहीं. उसके बाद हम उसको फिर स्केल करते हैं. अगर आपको अभी ग्रोथ स्कूल में कुछ एक्सपेरिमेंट करना होगा, वो क्या करोगे आप? मतलब उसका प्रोसेस कैसा रहेगा, उस एक्सपेरिमेंट का एग्जीक्यूशन, और फिर आप उसको कैसे ही क्रम्बल करोगे, डिकोड करोगे कि वो सक्सेस रहा या फिर फेलियर रहा? कैसे एक्सपेरिमेंट करूंगा? देखिए, एक्सपेरिमेंट के आइडियाज जब आते हैं, सो वो आते इसलिए कि किस चीज को आप इम्प्रूव करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल से आई एम रनिंग दिस कोर्स ऑन लिंक्डइन एंड मेरे नंबर्स जो है, मे बी मेरी एक्विजिशन कॉस्ट, लीड, ROI, ROAS, जो भी मेट्रिक्स में ट्रैक कर रहा हूँ, वो अभी हेल्दी नहीं चल रहे. जैसे चल रहे थे वैसे नहीं चल रहे. जैसे वो नंबर चल रहे थे अब नहीं चल रहे हैं. मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू माई थॉट प्रोसेस कि एक्सपेरिमेंटेशन तक पहुंचते कैसे. ऑलराइट, वी आर लुकिंग एट दोस नंबर्स एंड वो उतने अच्छे नहीं है. देन आई विल थिंक ऑफ आइडियाज व्हाट कैन मेक देम बेटर, व्हाट कैन हेल्प
it improve. So I'll think of multiple ideas which can help it improve. Now वो ideas कैसे आते हैं? Ideas के लिए मैं data देखता हूँ. जैसे मैंने बहुत बार बोला, we are very data driven. Marketing is very data driven. उसका मतलब ये है कि हर चीज डेटा देख के आपको बहुत insights मिलती है. The best marketers are marketers who look at data. Right? You can become extremely good marketer if you start looking at data. Right? Very few people are data driven. Right? I've rejected a lot of people, even social media marketer. They didn't know about anything about data. By data, I don't mean like you have to be a data analyst. ठीक है. I don't mean you have to be a data analyst. I mean उसको डेटा ट्रैक करना आना चाहिए, उसको इंटरप्रेट करना चाहिए. कैसे करते हैं डेटा ट्रैक? जैसे मैंने आपको बता रहा था कि लाइक सिंपलेस्ट टर्म में कि एटलीस्ट आप रील्स को देखो, उसके डेटा से आपको क्या इंसाइट मिल रहा है. डेटा से बहुत ज्यादा इंसाइट मिलता है. तो आई विल गो बैक टू द एक्सपेरिमेंटेशन थिंग. तो मैं डेटा देखूंगा कि मेरा अभी क्या मेट्रिक्स चल रहे हैं, उसके बेसिस पे मैं देखूंगा व्हाट आई हैव टू इम्प्रूव. फॉर एग्जाम्पल मेरे को CTR इम्प्रूव कर रहे हैं क्या, मतलब कि लोग एड देख के क्लिक नहीं कर रहे हैं. ठीक है, मेरे को CTR इम्प्रूव करना है. सो आई विल थिंक ऑफ आइडियाज कि क्या मैं करूं कि CTR मेरे बढ़ जाए. ठीक है, आई थिंक अबाउट इट. मेरे पास 4-5 आइडियाज आएंगे, फिर उनको मैं एग्जीक्यूट करूंगा. ठीक है, और फिर उसको जब मेजर करूंगा तो मेरे को पता चलेगा इनमें से ये बहुत अच्छा काम कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल CTR अगर नहीं काम कर रहा है तो CTR क्यों नहीं काम करता है. थिंक अबाउट इट. CTR डिपेंड करता है आपके एड पे. ठीक है, तो क्या आपके जो 4 एड चल रहे थे वो शायद अच्छे नहीं थे. सो आई विल थिंक ऑफ क्रिएटिंग मोर एड्स with better copies, with better ideas, right? Better editing, better hook. ठीक है, better hook होंगे, better ad scripts होगी, और ज्यादा ads लॉन्च करूंगा. उनमें से कुछ ads काम करेंगे और मेरा CTR बढ़ जाएगा. ठीक है. ठीक है, 10 में से 4 बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे एंड मेरा CTR बढ़ जाएगा. मतलब ये आपने एक मतलब जो बना हुआ कोर्स है उसको इम्प्रोवाइज करना बताया शायद. मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कल को आप निकालोगे हाउ टू क्रिएट पॉडकास्ट, तो वो शायद एक एक्सपेरिमेंट होगा, नया कुछ नया हो सकता है, चल जाए, ट्रेंड में है. तो उसकी उस वाले एक्सपेरिमेंट को कैसे प्रोसीड करोगे आप, कैसे देखोगे? वैसे ही मैंने जैसे बताया कि एक हाउ टू बिल्ड अ पॉडकास्ट के ऊपर कोर्स बनाया एंड उसको स्मॉल स्केल पे लॉन्च करा. ओके. ठीक है, अब लॉन्च कैसे करोगे, वैसे मैंने बताया कि आप एक लैंडिंग पेज बनाओगे, एड्स बनाओगे, उसकी फनल क्या होगी. फनल का मतलब होता है एक कस्टमर कैसे फ्लो कर रहा है. ठीक है, फनल बनाओगे और उसको आप लॉन्च करोगे और उसके 1-2 बैचेस करोगे और आपको उससे डेटा मिलेगा. आई एम रिपीटिंग, उससे डेटा मिलेगा, डेटा से इंसाइट मिलेगा कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है, क्या वो आपको पॉजिटिव ROI दे रहा है कि नहीं दे रहा है. नहीं दे रहा है तो आप आइडियाज एंड एक्सपेरिमेंट्स करोगे उसको इम्प्रूव करने की, सेगमेंट में. ठीक है, उसको इम्प्रूव करने की कि क्यों नहीं काम कर रहा है वो, उसको इम्प्रूव करते हैं. क्या एड्स नहीं अच्छे हैं, क्या आई एम नॉट एबल टू टारगेट पीपल बेटर, मेरी फनल में लीकेजेस हैं. ठीक है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, हर चीज को इम्प्रूव करोगे. फिर उसके बेसिस पे बहुत सारे इम्प्रूवमेंट के बाद में भी तीसरा बैच करा, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा. चौथा बैच करा, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा. ठीक है, दैट्स हाउ यू विल नो कि ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है. ओके. मतलब एज योर इटसेल्फ अ कंटेंट क्रिएटर, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी अपनी ऑडियंस बिल्ड करने के बाद दे स्टार्टेड सेलिंग कोर्सेज ओवर ऑनलाइन. तो अब क्या कहना चाहोगे कि मतलब हाउ टू गेट टू नो, या फिर किसी कंटेंट क्रिएटर पर ट्रस्ट कैसे करें हम? फर्स्ट थिंग इज आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन सेलिंग कोर्सेज. बेसिक टर्म में सोचो और इसको देखो. मुझे ऐसा लगता है कोर्सेज बनाना एक तरीका है अपनी स्किल एंड नॉलेज को शेयर करना. ठीक है, इट्स लाइक पहले क्या होता था, जो इंसान पढ़ने में अच्छा होता था वो ट्यूशंस लेने लगता था. क्या कर रहा है, अपनी नॉलेज शेयर कर रहा है. लोग कोर्स बना रहे हैं नॉलेज शेयर करने के लिए, तो कोर्स बनाने में कोई खराबी नहीं है. प्रॉब्लम तब आती है जब लोगों ने खुद कुछ नहीं करा होता है और तब कोर्स बना देते हैं. ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट. यू शुड शेयर नॉलेज, यू शुड क्रिएट कोर्सेज जब आपने खुद कुछ करा हो उस चीज में, एंड देन यू शेयर प्रैक्टिकल थिंग्स कि आप वैल्यू दे रहे हो एंड देन पीपल आर पेइंग फॉर इट. ठीक है, प्रॉब्लम तब आती है लोगों ने खुद कुछ उखाड़ा नहीं होता है, खुद कुछ करा नहीं होता है और ज्ञान देना चालू कर देते हैं. ओके, वहां पे जो इंसान कोर्स में इन्वेस्ट कर रहा है उसका नुकसान होता है. राइट, नाउ योर क्वेश्चन वाज हाउ डू वी ट्रस्ट, हाउ डू वी नो, इससे सीखूं इससे ना सीखूं.
वहां पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप इंटरनेट पे हो तो आप एक इन्फॉर्म्ड यूजर हो, जाके उसकी प्रोफाइल पे देखो कि उनका जो कंटेंट है, उन्होंने जो करा है, क्या करा है उन्होंने, कुछ उन्होंने खुद उखाड़ा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू क्रिएट अ कोर्स ऑन से पॉडकास्टिंग, सो कोई अगर खरीदने से पहले दैट पर्सन शुड गो एंड चेक क्या तुमने खुद से पॉडकास्ट करी है कि नहीं, कितना क्रेडिबल है, कितने टाइम से करी है, राइट। अगर एक इंसान को दिखता है कि इस इंसान ने खुद से वो काम करा है, बहुत लंबे तक करा है, मतलब इसको आता होगा। ओके आई कैन टेक अ बेट कि इन्होंने जो करा है मैं वो सीखना चाहता हूँ। ओके ठीक है, अगर किसी ने कुछ करा ही नहीं है तो तुम सीखने क्या जा रहे हो उससे, राइट। उत्तम, लॉट्स ऑफ पीपल आर इनटू दिस परफॉर्मेंस मार्केटिंग। Yeah. अगर आप ये बता सको कि कैसे रेट वगैरह हम इंक्रीज करें, अपने एड्स वगैरह और अच्छे से चलाए, फनल्स वगैरह को कैसे उन लोगों को इंक्रीज करना चाहिए जिससे वो अपने लिए, अपने कस्टमर्स के लिए अच्छा आरओआई निकाल पाए। There are two things that lot of performance marketers or paid ad marketers that I look, which like they lack these two things. Okay, right. One is creative strategy, other is being data driven. Right. Again, I'm getting back to those being data driven point. These two things help you a lot. These two things can help you optimize. Now, what is creative strategy? Creative strategy is in the ocean of so many ads, when so many people are running ads, how will you differentiate yourself? By being creative on ads. You should create ads which don't look like ads. You should create lot of new type of ads. जब आप ads, अच्छे ads create करोगे, आपकी ads की performance, आपकी overall performance marketing की performance improve हो जाएगी, right? So that is number one thing, because सबसे पहले ads दिख रहे हैं, so you create better ads. आपके बाकी सारे मेट्रिक्स इंप्रूव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, कि ज्यादा लोग उस पर क्लिक करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, आएंगे और फनल में और लोग फ्लो कर रहे होंगे। तो क्रिएट, फोकस अ लॉट ऑन क्रिएटिव स्ट्रैटेजी. क्रिएटिव स्ट्रैटेजी इन इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग, हाईली इम्पैक्टफुल टॉपिक. मतलब a person can go deeper into it, right? In fact, for example, at Grow School we have a creative strategy की separate team, okay, जिनका काम है महीने के 250 से 300 एड्स क्रिएट करना. So every day they are churning 8 to 10 ads, right? Because we are operating at that scale, right? For example, if you are just running 10 ads and 10 ads हर इंसान देख चुका है बार बार, वो क्लिक नहीं करेगा. सही बात है, मेरी परफॉर्मेंस खराब होगी. सो वी एक्सपेरिमेंट अ लॉट एंड ट्राई लॉट ऑफ क्रिएटिव थिंग्स ऑन एड. सो वन इज क्रिएटिव स्ट्रेटजी. किसी को अपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने हैं, नंबर्स इंप्रूव करने हैं, फोकस ऑन क्रिएटिव स्ट्रेटजी. सेकंड इज गो डीपर इनटू डेटा. मेट्रिक्स को ट्रैक करो और उनको देखो. उनको देखोगे तो तुम्हें खुद इंसाइट मिलेगा, जो मैं बोल रहा हूँ, कि कहाँ पे लीकेज है, क्या नहीं काम कर रहा है. मे बी यू विल रियलाइज कि लोग लैंडिंग पेज पे तो आ रहे हैं, पर जब चेकआउट पे जा रहे हैं तो वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं. सो ये कैसे पता चलेगा जब डेटा नहीं देखोगे? यू विल हैव टू लुक एट डेटा. जब डेटा देखोगे तो पता चलेगा, अच्छा लोग बहुत अच्छे से आ रहे हैं लैंडिंग पेज पे, पर पेमेंट नहीं कर रहे हैं. तो उससे क्या पता चलेगा? मे बी दैट विल गिव यू इनसाइट. तब आप वहां पे देखोगे, मे बी आपका लैंडिंग पेज टू चेकआउट पे जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, लोड स्पीड बहुत ज्यादा है, या फिर जब वो चेकआउट पेज पे जा रहे हैं तो उनको पेमेंट ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, या फिर वहां पे उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है. सो जब डेटा देखोगे तब पता चलेगा कहाँ पे लीकेज है, कहाँ पे प्रॉब्लम है. अब जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे, देन ओनली यू विल थिंक ऑफ आइडियाज. एंड व्हेन यू विल थिंक ऑफ आइडियाज, यू विल एक्सपेरिमेंट. तो इसमें कलर थ्योरीज वगैरह बहुत मैटर करती होगी ना, कि वेयर वी आर प्लेसिंग द बटन्स, थंब के पास, ऐसा कुछ ना. मतलब या दोस थिंग्स मैटर. वो सीआरओ बोलते हैं, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशंस, कि क्या क्या आपको लैंडिंग पेज पे करना चाहिए कि आपके कन्वर्जन इंप्रूव हो जाए. बहुत सारे न्यूएंसेस होते हैं उसमें, बहुत सारी चीजें होती हैं कि इट वाज एन एक्सपेरिमेंट, कि आप रेड बटन रखोगे, ब्लू बटन रखोगे, ग्रीन बटन रखोगे, तो किस पे ज्यादा क्लिक्स आएंगे, किस पे आएंगे ज्यादा क्लिक्स. ऐसा कुछ एग्जैक्ट तो होगा नहीं शायद, या है? सी हर कलर एक डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशन प्रोवोक करता है. रेड से बहुत अर्जेंसी क्रिएट होता है, ब्लू से ट्रस्ट आता है, ग्रीन से ग्रीन सिग्नल होता है. सो यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड सी व्हाट इज वर्किंग. ऐसा कर सकते हैं लाइक कि एक्सपेरिमेंट में मैं फिर से आ जाता हूँ. मेरे को बहुत, मैं एंथुसियास्ट हूँ इसके लिए, कि एक हफ्ता मैंने अपने लैंडिंग पेज पर ग्रीन कलर लगा दिया, अगले हफ्ते ब्लू, अगले हफ्ते रेड, और सेम टाइप की तीनों दिन मार्केटिंग करी, सेम टाइप ऑफ एड स्पेंड. साइमल्टेनियसली एक्सपेरिमेंट हो सकता है. आपके 3 लैंडिंग पेज होंगे, तीनों पे, एक पे रेड है, एक पे ब्लू है, एक
एक पे ग्रीन बटन है किस पे? एंड तीनों लैंडिंग पेज पे सेम ऑडियंस पे एड चल रहा है एंड ऑडियंस आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि 100 लोग आ रहे हैं, 30 यहाँ जा रहे हैं, 30 यहाँ जा रहे हैं, 30 यहाँ जा रहे हैं। एट द एंड ऑफ 1 वीक जब आपके तीनों लैंडिंग पेज पे से 300 300 300 लोग आ गए फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखोगे कि कौन से पे मेरा क्लिक्स ज्यादा है ऑन द बटन, तो आपको उससे पता चल जाएगा व्हाट इज वर्किंग व्हाट इज नॉट। एंड या ग्रोथ स्कूल का कंटेंट कैलेंडर कैसे मैनेज होता है, क्या क्या चीजें होती हैं उसमें, और कौन सा सॉफ्टवेयर यू यूज? सो कंटेंट कैलेंडर कैसे मैनेज होता है, वी फोकस अ लॉट ऑन building processes and systems, right? So we use one tool called Notion a lot. Notion is a project management tool. I love Notion. I do everything on Notion, whether it is my projects, my personal life, anything, documentation of things. So we do it on Notion. एंड कैसे मैनेज होता है, देखिए अगर कोई चीज आपको स्केल करनी है या कोई चीज आपको स्केल पे मैनेज करनी है तो आपको प्रोसेसेस एंड सिस्टम चाहिए, ठीक है। इनिशियली बहुत आप स्मॉल स्केल पे कर रहे होगे तो आप अनऑर्गेनाइज होके मैनेज कर सकते हो, बट धीरे धीरे जब आप स्केल करते हो आपको चीजें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं एंड वो प्रोसेसेस बिल्ड करने पड़ते हैं कि बिना आपकी प्रेजेंस के भी वो चीजें हो पाए। तो उसके लिए हर स्टेप के लिए आप प्रोसेस बनाओगे, डॉक्यूमेंट करोगे, सिस्टम्स बनाओगे। तो हमारे नोशन पे बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट्स वगैरह चीजें बन के रखी हैं, कैसे क्या करना है वो प्रोसेसेस हैं। एक सिस्टम है कि जब इस शीट पे पाइपलाइन ऐड हो रहा है एडिटिंग का रिक्वायरमेंट, तो एडिटर आके उसके स्टेटस मार्क है कि यहाँ पे टू बी एडिटेड है, तो वो उसको पिकअप कर लेगा। यहाँ पे किसी मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं कि कोई आके बता रहा है। तो ये एक सिस्टम है कि एडिटिंग पाइपलाइन का सिस्टम है कि यहाँ पे किसी को भी एडिटिंग की रिक्वायरमेंट है वो वहां के आके रिक्वायरमेंट में डाल देगा एक टैब में, ठीक है, विद दैट स्टेटस। एडिटर उसको प्रायोरिटी वाइज किसने पहले ऐड करा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसके बेसिस पे उसको एडिटिंग चालू करेगा और उसका स्टेटस चेंज कर देगा कि ना इट इज इन द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग। शीट्स में भी होता है जैसे? शीट्स पे भी कर सकते हो, सो शीट पे भी कर सकते हो, नोशन पे भी कर सकते हो, बट इट इज अ प्रोसेस। आपको एक प्रोसेस क्रिएट करना पड़ेगा। सो हमने प्रोसेस एंड प्लेबुक्स बना के रखी हैं व्हिच हेल्प्स अस चर्न आउट कंटेंट। आप हायर कैसे करते हो ग्रोथ स्कूल में मार्केटिंग गाइस को? कैसे हायर करते हैं? सो if I tell you what I look for in people when I hire, so recently I was interviewing a lot of people from Christ Jan in Bangalore, and when I say hire freshers, I'll first talk about freshers. When I hire freshers, what I look for in them is intent, कि how much hunger they have in them, how much drive they have in them, long term में क्या उनको करना है, एंड स्किल कितना आता है, दैट इज वन थिंग, एंड उनका रीजन क्या है वो चीज करने का। सो आई ट्राई टू कंपनी में आने का या फिर जो भी वो करना चाहते हैं वो। सो आई लुक एट दीज थिंग्स। आई टेल यू व्हेन आई हायर पीपल, ऑब्वियसली आई लुक एट देयर स्किल्स कि क्या करा है, उसके साथ साथ आई लुक एट देयर एटीट्यूड एंड देयर इंटेंट। ओके, कितना मेहनती है इंसान, कितना हंग्री है मेहनत करने के लिए, कितना क्यूरियस है, क्या वो इंसान फिगरिंग आउट माइंडसेट है उसके पास कि नहीं। फिगरिंग आउट माइंडसेट होता है कि मे बी आपको सब कुछ नहीं आता होगा एंड एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि आपको सब कुछ आए, फ्रेशर हो, बट क्या आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी है, फिगरिंग आउट माइंडसेट है कि नहीं भी आता होगा फिर भी आप पता लगा लोगे, उसको फिगरिंग आउट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट बोलते हैं। So I look at their intent, their figuring out mindset, problem solving, their background, their motivation, long term में क्या करना है, उनका alignment कितना है, along with skills। ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट करा है जिनकी स्किल्स तो बहुत सॉलिड थी, they were extremely good at it, but they didn't have hunger, मतलब they didn't have right attitude। सो दैट इज, किसी को ग्रो करना है तो एक राइट एटीट्यूड, एक हंगर, एक ड्राइव कुछ करने की वो जरूरी है, स्पेशली इन स्टार्टअप्स जहाँ पे इट इज लाइक फुल ऑफ हसल एंड यू हैव टू फिगर आउट प्रॉब्लम, फिगर आउट सॉल्यूशंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इतना ऑर्गेनाइज नहीं है बड़ी कंपनी की तरह कि आपको 1 2 3 4 ही करना है, राइट। सो
वो पर्सनालिटी में एटीट्यूड, इंटेंट, ड्राइव, फिगरिंग आउट माइंडसेट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। उत्तम, एक ऑनेस्ट चीज मैं बताना चाहता हूँ, मतलब जब भी मैं ग्रोथ स्कूल को देखता हूँ ना, मैं हमेशा वैभव सिसिनिटी को वर्कशॉप्स प्रमोट करते हुए देखता हूँ। मैं कभी भी ऐसे नहीं देखता कि ये कोर्स है या फिर ऐसा कुछ पर्टिकुलर चीज है। तो एक सिनेरियो बताता हूँ। मैं एक लिंक्डइन वर्कशॉप में था, उसमें अराउंड 500-600 पीपल थे, मैंने पे करा था। बहुत अच्छी वर्कशॉप ली वैभव ने, बहुत अच्छी इनसाइट्स मिली। लास्ट में ही इंट्रोड्यूस्ड अराउंड 15,000 to 20,000 ऑफ कोर्स। उसमें वो 500 पीपल, पहले तो वो 100 पीपल रह गए। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ये वर्कशॉप ही तरीका है क्या इनके कोहॉर्ट्स प्रमोट करने का, मेरे को समझ नहीं आया। आप मेरे को समझाओ कि Yes. मतलब क्या तरीका होता है, क्या चल रहा है? Yes, so workshop say we promote workshop so that for 2-3 reasons, so that people can come and experience कि ग्रो स्कूल क्या है एंड वो मेंटर के पढ़ाने का तरीका क्या है. इट इज लो बैरियर. सी डायरेक्टली अगर इफ यू आर सेलिंग कोर्स ऑफ 10,000 15,000 नो वन कैन अफोर्ड, राइट? नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड. बट हम 500 रुपीज का या फ्री वर्कशॉप इसलिए करते हैं सो दैट पीपल कैन कम एंड एक्सपीरियंस ग्रो स्कूल क्या है, कैसे हम पढ़ाते हैं, कैसे मेंटर पढ़ाता है, उनको अच्छा लग रहा है कि नहीं. एंड इन दैट वर्कशॉप वी फोकस ऑन गिविंग 10x वैल्यू. जितना इंसान पैसा देता है उससे 10x वैल्यू देने की कोशिश करते हैं. एंड उसके बाद वी प्रमोट आवर मेन प्रोग्राम. क्यों करते हैं? क्योंकि वी डोंट मेक मनी बाय सेलिंग वर्कशॉप. I think you used to make money by selling workshops only. No, Okay. no one can make money by selling workshops because we run ads. 500 रुपए की वर्कशॉप के लिए हमें वो कस्टमर एक्वायर करने के लिए 1,000 रुपए लगते हैं, 1,200 रुपए लगते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. So we don't make money, we lose money by promoting workshops, right? But we do that so that people can come and experience. 500 लोग आके एक्सपीरियंस करेंगे, वैल्यू लेंगे, सीखेंगे. सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, सबको जरूरत भी नहीं है. जितना हम पढ़ाते हैं दैट इज इनफ फॉर एनीवन टू गो आउट एंड डू इट ऑन देयर ओन. वो उसको यूज करके भी बहुत कुछ कर सकते हैं बिकॉज इतना प्रैक्टिकल एजुकेशन, इतनी वैल्यू हम दे देते हैं. बट उसमें से 10%, 5% लोग ऐसे होंगे जिनको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड गाइडेंस चाहिए, राइट? उनको और सीखना है. उनके लिए वो मेन प्रोग्राम्स होते हैं विच आर मोर एक्सपेंसिव. ओके. उत्तम, कितना मतलब कितना परसेंट आप एड्स में स्पेंड करते हो और कितने परसेंट आपके वर्कशॉप में बंदे ज्वाइन कर लेते हैं? कुछ एस्टिमेट? ऐसा कुछ नहीं होता है कि कितना परसेंटेज हम एड में स्पेंड करते हैं. किसी एक्स वर्कशॉप का एग्जांपल लेके आप कर सको तो. सो वी फोकस ऑन गेटिंग से अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल इन एवरी वर्कशॉप. ठीक है. सो हम क्या देखते हैं, फुल फनल ROI कितना आ रहा है कि हमने एक्स अमाउंट स्पेंड करा, एट द एंड आफ्टर जैसा मैंने बताया एक्स अमाउंट स्पेंड करा टू एक्वायर वाई पीपल फॉर द वर्कशॉप. और उन लोगों को एक्वायर करने के लिए इनफैक्ट मैंने और ज्यादा लॉस बियर करा है बिकॉज 500 रुपए की वर्कशॉप होती है बट उसके लिए मैं 1,000 रुपए 1,200 रुपए पर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट देता हूँ. वो रिकवर कैसे होती है? एंड में जब अपसेल होता है तो उसमें कुछ परसेंटेज लोग जो होते हैं वो उसको खरीदते हैं. तो ओवरऑल जो मेरा फनल होता है उसमें पैसा बन जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल से 100 लोगों ने वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करा. फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए की वर्कशॉप है, 500 लोग उसमें आए, 2,50,000. उसमें से 100 लोग बच गए थे और 15,000 का जो कोर्स था लास्ट में, मान लो कि एक अच्छा ROI 20% लोगों ने ले लिया अगर, तो 20% लोग नहीं लेते हैं, कम होता है. और तो अगर मान लो 15 या 10% ने भी ले लिया तो वो वहां से 1.5 लाख और. तो टोटल एक वर्कशॉप के बाद सिसिनिटी की इंक्लूडिंग वो 15,000 के कोर्स के बाद 5 लाख का हमारा बनता है. और फिर उसमें से कितना कट कर, उसमें से एड्स का कटता है और मान लो कि अगर वो ट्रेनर्स को भी देते होंगे, उसके बाद का ब्रेकडाउन क्या रहता है उत्तम 5 लाख के बाद का? तो आप क्या बेसिकली क्या समझना चाहते हैं कि कितना पैसा उसके बाद का हमने कितना पैसा एड में खर्च करा और कितना पैसा जो 15,000 का कोर्स ट्रेनर बना रहा है उसको देते हैं हम? अगर मैं ब्रेक डाउन करूं, फॉर एग्जांपल इफ यू गो ऑन टू रन एड्स एंड यू नो ट्राई टू मेक मनी. सो यूजुअली स्टार्टिंग में भी लोग आते थे वर्कशॉप्स में, अभी भी आते हैं, तो वो ऐसे देखते थे कि अच्छा 2,000 लोग वर्कशॉप में है, 2,000
इंटू 500 500 कितना हो गया 10 लाख 10 लाख 10 लाख रुपए तो वर्कशॉप से ही बना दिए और उसके बाद वैसा नहीं होता था सही बात राइट क्योंकि अब 2000 लोग आए हैं 500 रुपए का वर्कशॉप था जिसके लिए मैंने 1000 रुपए 1200 रुपए पे करा है उनको बुलाने के लिए सो 10 लाख मैंने इनफैक्ट अगर 1000 रुपए पे करा है तो 20 लाख रुपए मैंने स्पेंड करे हैं Ad टू में। गेट 2000 पीपल अब 2000 लोग में हर इंसान जो रजिस्टर करता है वो देखने नहीं आता है सो समझ लो फॉर एग्जाम्पल 1500 लोगों ने आए वर्कशॉप देखने ठीक है 1500 लोगों में से थोड़े लोग एंड तक देखेंगे ठीक है हाँ ठीक है समझ लो 700 लोग एंड तक हुए जब तक हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारा अपसेल उसमें से 5% लोग मे भी खरीद लेंगे तो मे भी 700 का 5% 35 लोग अगर 10,000 रुपए का प्रोडक्ट लेंगे तो वो हुआ कितना 35 लाख 35 लाख हुआ तो फुल फनल में आप देखोगे तो 35 lakhs इज फ्रॉम द मेन प्रोग्राम जो Okay. जनरेट हुआ वर्कशॉप के जो 500 रुपए लोगों ने दिए थे तो वो प्लस ऐड करा रेवेन्यू में तो ठीक है 45 lakhs हुआ माइनस जो मैंने ऐड पे स्पेंड करा था जो कि 20 लाख 20 रुपए लाख हुआ था। अब उसमें बहुत सारी और कॉस्ट है ओके 20 लाख जैसे के बाद 20 लाख ये तो ऐड स्पेंड करा अब इसमें मेंटर कॉस्ट होगा हमारा प्लेटफॉर्म कॉस्ट होगा हमारा एड क्रिएशन और फलाना ढिमकाना बहुत सारे ऐसे कॉस्ट होंगे उसके बाद कुछ पैसा बचेगा अराउंड अभी तो 35 और 20 करे तो 15 लाख 35 बच गया था हाँ 35 और 10 लाख का रेवेन्यू 45 हुआ 20 लाख का ऐड हटाया 25 बचा इस 25 में से और सारे कॉस्ट जाएंगे मेंटर कॉस्ट जाएगा हमारा एड क्रिएशन कॉस्ट लैंडिंग पेज और जो भी सारी चीजें कॉस्ट जाएंगी एक वर्कशॉप के बाद कोर्स बेचने के बाद कितना अप्रोक्स बच जाता होगा जैसे 25 बच गया उसमें से अभी प्लेटफॉर्म और मेंटर निकालना है अराउंड कितना होगा इट प्लेटफॉर्म डिपेंड्स फ्रॉम एक्चुअली प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट तो Okay. ये मैंने जैसे 5% बोल दिया तो 5% कन्वर्जन एक प्रोडक्ट के लिए आया हर प्रोग्राम एक खुद में प्रोडक्ट है बिल्कुल ठीक है जिसकी टीजी अलग है इसका कन्वर्जन किसी में 2% कन्वर्जन होगा किसी में 3% कन्वर्जन होगा किसी में 5% कन्वर्जन होगा तो अब फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर 2% कन्वर्जन हुआ होता तो मतलब 14 यूनिट आए होते या 10 यूनिट आए होते तो 10 यूनिट 10 लाख हुआ और पहले मेरा 10 लाख का वो आया था तो 20 लाख का रेवेन्यू हुआ और 20 लाख का एड स्पेंड हुआ तो वहां पे तो कुछ नहीं बचा तो कितना परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट हो रहा है वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है ओके बट ये भी देखो मैंने जो नंबर्स बताए ये स्केल पे बताया कि 2000 लोग आ रहे हैं हर वर्कशॉप में 2000 थोड़ी Exactly, आते एक हैं फॉर approx एग्जाम्पल होता है। आप अगर कोई चालू करोगे मे बी पहली वर्कशॉप में 200 लोग आएंगे बिल्कुल तो वहां पे ये नंबर्स अगर आप शीट पे बनाने बैठोगे तो सेंस बनाएगा बिल्कुल मान लो मेरा एक स्टार्टअप है अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि उसकी मार्केटिंग में सारी करूंगा रील्स अपलोड करके बस उस अपने ब्रांड को ऐसे रील्स पे प्रेजेंट करूंगा कि लास्ट में लोग जाकर खरीद ले मेरा माइंडसेट ये है उत्तम की वही एक अप्रोच है मेरी मार्केटिंग की बट ऐसा नहीं है बहुत चीजें होती है मार्केटिंग इज वेरी वाइड तो क्या क्या और अप्रोचेस करनी चाहिए यस सो यहाँ पे आप ऐसे समझो कि डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ा सा अम्ब्रेला है आपने अभी तक करा है और जो पता है वो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग पता है बट देयर आर अदर वर्टिकल्स ऑफ मार्केटिंग एज वेल जैसे पेड एड्स हो गए एसईओ हो गया कंटेंट मार्केटिंग हो गया ईमेल मार्केटिंग हो गया एफिलिएट मार्केटिंग हो गया ये एक बड़ा सा अम्ब्रेला है डिजिटल मार्केटिंग का उसके अंदर बहुत सारे वर्टिकल्स हैं चैनल्स हैं मार्केटिंग चैनल्स हैं अब कोई भी बिजनेस है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसके लिए कि कौन कौन से मार्केटिंग चैनल्स रेलेवेंट है सिर्फ एक मार्केटिंग चैनल पे डिपेंड होना इज नॉट सो गुड राइट आपको मल्टीपल चैनल्स चाहिए मार्केटिंग के लिए टू ग्रो फास्ट टू रीच मोर पीपल अब कैसे चुने कौन सा चैनल हमारे लिए रेलेवेंट है वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल जिसका आपने एग्जाम्पल लिया कि आप मोबाइल कवर बेच रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं ऐसा तो सोशल मीडिया ऑर्गेनिक मार्केटिंग ठीक है करना चाहिए दैट इज फाइन बट वो एक चैनल है उसमें क्या वो रिस्ट्रिक्टेड है उसमें यू वोंट बी एबल टू स्केल दैट फास्ट वो ऑर्गेनिक है उसमें आप अपने सिर्फ जो आपके फॉलोअर्स हैं जिनको रीच कर रहा है उनको ही आप बेच पा रहे हो तो वो रिस्ट्रिक्टेड है उसमें क्या एक पॉइंट के बाद वो सैचुरेशन भी हिट कर जाएगा फॉर एग्जांपल से यू हैव 50,000 100,000 फॉलोअर्स और इवन अ मिलियन तो आपकी जो क्रीम ऑडियंस होगी उसने खरीद लिया उसके बाद कौन खरीदेगा वो
नंबर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं जीरो हो जाएगा, बट वो नंबर कम हो जाएगा, मेन लोगों ने तो खरीद लिया। सो इसीलिए यू नीड अदर मार्केटिंग चैनल्स ऑल्सो टू सपोर्ट योर बिजनेस। नाउ मे बी फॉर द एग्जाम्पल दैट यू टुक की मोबाइल कवर्स और ये सारी एक्सेसरीज बेचनी है, तो पेड मार्केटिंग इज समथिंग दैट यू शुड स्टार्ट, ठीक है, राइट। बट फॉर एग्जाम्पल अगर B2B बिजनेस है तो उनको कोल्ड ईमेलिंग, ईमेल मार्केटिंग, आउटबाउंड स्ट्रेटेजी करना चाहिए, ठीक है। एंड अगर आपका प्रोडक्ट बिजनेस है या इवन लाइक अ बिजनेस लाइक ग्रो स्कूल और एनी SaaS बिजनेस है, आपको SEO भी करना चाहिए। सो आपको मल्टीपल मार्केटिंग चैनल चाहिए, एक पे नहीं डिपेंड होना चाहिए। अब वो कैसे चुनना है वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे। वो तो लास्टली एक एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर जो मार्केटिंग में अपनी जर्नी चालू करना चाहते हैं, वेदर वो एक ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटर बनना चाहते हैं या फिर वो मार्केटिंग की जॉब करना चाहते हैं, क्या बताओगे आप? यार मैं किसी को भी करियर में फास्ट ग्रो करना है ना, तो सबसे पहले स्किल तो एक चीज है, पर व्हाट यू शुड डू इज ट्राई टू वर्क विद द बेस्ट पीपल, ठीक है, एंड ट्राई टू गेट इन एन एनवायरनमेंट वेयर यू कैन सराउंड योरसेल्फ वेयर देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो आपको एक सही लोगों के साथ और सही एनवायरनमेंट में होना जरूरी है। देन मैटर करता है आप कितना हार्ड वर्क करते हो। So you have to be with the right set of people in the right environment. Then your hard work is important. For example, if you are in the wrong place with the wrong people and then you are working hard, will it help? No, it will take you in the wrong direction. When you are surrounded by smart people and are in that right environment, you will grow so fast. I can't even tell you. Okay. And that's why I tell to a lot of young people that in the initial years of your career, try to work in a place where you can learn a lot. Try to work with people from whom you can learn a lot. Because that will fast track your journey, and that has happened with me. I was in the right place at the right time with the right people, and that is why in last 4 years I have grown like 10 years in my career. Like what I would have done in 10 years, I have done in last 4 years, right? So focus on finding people जो बहुत अच्छा कर रहे हो, जिनसे बहुत कुछ आपको सीखने मिल सकता है। रीच आउट करो उनको, कोल्ड ईमेल लिखो, सोशल मीडिया पे रीच आउट करो, भले थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े पैसों में, कर लो, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इट विल हेल्प यू। आज तुम्हें 5,000, 10,000, 20,000 रुपए लग रहा होगा कि यार आई डोंट वांट टू एडजस्ट, बट कर लो। आई एम टेलिंग यू, सम पीपल विल से दैट इट इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दैट कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, बट आई विल से डू इट। पैसे बचाने से तो कोई अमीर बनेगा नहीं कभी। यू विल मेक मोर मनी बिकॉज वो जो एक्सपीरियंस, वो जो लर्निंग होगा आपको और ज्यादा रिटर्न उससे दे देगा। सो फोकस ऑन लर्निंग, फोकस ऑन वर्किंग विद द बेस्ट पीपल। कैसे भी आप एसोसिएट कर सकते हो उनके आसपास रहना, ही कैन टीच यू अ लॉट। सो दैट इज व्हाट आई विल रिकमेंड। एंड फ्रॉम माय पर्सनल एग्जांपल आल्सो, इफ आई टेल यू, इन जस्ट बिकॉज आई वॉज विद द राइट पीपल, आई वॉज लर्निंग अ लॉट। ऐसे एनवायरमेंट में था जहाँ पे बहुत कुछ करने का फ्रीडम था, बहुत कुछ सीखने का फ्रीडम था। तब मैंने, जब उन चीजों के होने के बाद मैंने मेहनत करा, इट हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स। सो इन लास्ट 4 years आई हैव वर्कड इजिली 14 to 16 hours a day. वो मेहनत इसलिए कर पाया, वन इज आई वॉज डूइंग समथिंग दैट आई वॉज लविंग, दूसरा मैं सही जगह पे सही लोगों के साथ था, एंड वो जो कंपाउंडिंग इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल 4 साल मैं नॉर्मल जगह पे नॉर्मल लोग के साथ काम कर रहा था, 8 घंटे काम कर रहा था। सो से एवरी ईयर देर आर 365 days, 50 दिन हटा दो सैटरडे संडे का, 300 दिन हुए और आप 8 घंटे काम कर रहे हो। साल का 2400 घंटे काम कर रहे हो, 4 साल कितना हुआ? 9600 hours in 4 years, right? You are doing that. I was fortunate that मेरे लिए लोग अच्छे थे, and I was in the right environment where I worked hard, and I was working like 16 hours a day. Yeah. Right? That is double. That is like 19,000 hours. Right? I worked double in the same duration. Okay. Right? And that is why, you know, I say कि 4 साल की जर्नी जो मेरी रही है, it is like worth 10 years. Thank you so much, Uttam, for your presence, for your time, for your really amazing insights. Thank you so much. It was great talking to you, and I hope it inspires people. I hope it teaches people. I hope
it makes people curious because I know कि there is so much that I can tell in just 1 hour. हम थोड़ा ही बात कर सकते हैं, right? But what I want people is they should become curious. They should become inspired. Inspired in a sense that अब curiosity है, they will go out and खुद से research करेंगे, खुद से पढ़ेंगे, खुद से कुछ नया पता चलेगा. Exactly. So I just want that if anyone has heard so far, if anyone has come this far, I want them to become curious. I want them to go out. Everything that they have heard in this podcast, they should go out there, research more, and if required, reach out to me. I would love to help. But I hope it happens. I hope people find value out of it. Thank you so much for having me. Fantastic talking with you.